आमतौर पर जब हम किसी इमारत को बनते हुए देखते हैं तो हमें ईंट, सीमेंट और लोहे का ढांचा एकदम साफ दिखाई देता है। मतलब हमें पता होता है कि नींव कैसे पड़ रही है और छत कैसे ढलेगी, है ना? सब कुछ बहुत स्पष्ट और भौतिक होता है। बिल्कुल। वो एक ठोस प्रक्रिया है जिसे आंखों से सीधे देखा जा सकता है। लेकिन हम्म। जब बात एक छोटे बच्चे के दिमाग के विकास की आती है, हम्म। तो तो अचानक वो सारी स्पष्टता गायब हो जाती है। हम बाहर से बस देख रहे होते हैं, पर अंदर कौन सा मानसिक ढांचा बन रहा है, विचार कैसे आकार ले रहे हैं, ये सब एक गहरे रहस्य जैसा लगता है। सही कहा। हम बस अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा, बच्चे ने आज कुछ नया सीखा। हाँ, बिल्कुल। तो आइए आज इसी मानसिक निर्माण स्थल का नक्शा समझते हैं। इस नक्शे को डिकोड करने के लिए हमारे पास शिक्षा अकेडमी ऑनलाइन का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास स्टैक है, जिसमें 21 स्लाइड्स हैं। ये विशेष रूप से टीईटी, टीएटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। और सुनने वालों को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज का लक्ष्य केवल सिद्धांतों को रटना नहीं है। मतलब रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है। आज हमारा मिशन है 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। 100% क्लैरिटी। यही सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम गहराई से ये समझेंगे कि बाल विकास और संज्ञान, जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं, वो वास्तव में कैसे काम करता है। मैं मानती हूँ कि जब कोई विद्यार्थी क्यों और कैसे को समझ लेता है ना, तो परीक्षा का कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू उसे उलझा नहीं सकता। उसके अंक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 1 समझते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का परिचय। इसमें 3 बड़े नाम दिए गए हैं: पियाजे, वाइगोत्स्की और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। बड़े आधार स्तंभ है, और इसका कारण ये है कि इन्होंने इस जटिल सवाल का जवाब अलग-अलग लेकिन बेहद सटीक तरीकों से दिया है। मतलब पियाजे का मानना था कि बच्चा खुद अपने ज्ञान का स्वतंत्र रूप से निर्माण करता है। अच्छा, मतलब बच्चा खुद ही सब सीख रहा है। बिल्कुल। वहीं वाइगोत्स्की का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि समाज और संस्कृति बच्चे को सोचने के उपकरण देते हैं। और जो तीसरा दृष्टिकोण है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, उसने तो इंसानी दिमाग की तुलना सीधे एक कंप्यूटर से ही कर दी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक एमसीक्यू बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के मुख्य सिद्धांतकार कौन है। तो ये तीनों नाम उन्हें याद रखने चाहिए। एकदम सही। और परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि संज्ञान का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता है। अब हम स्लाइड नंबर 2 समझते हैं। यहाँ संज्ञान क्या है इसे परिभाषित किया गया है। इसमें लिखा है कि जानने, सोचने और समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया ही संज्ञान है। आपने कहा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी दिमाग को एक कंप्यूटर मानती है। तो क्या हम सच में मानव मस्तिष्क की तुलना एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक रूपक है, मतलब एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। जिस तरह कंप्यूटर में कीबोर्ड या कैमरे से डेटा इनपुट होता है, फिर सीपीयू से प्रोसेस करता है, हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है, और फिर अंत में स्क्रीन पर आउटपुट निकलता है। संज्ञान भी ठीक वैसे ही काम करता है। अच्छा, मतलब हमारी इंद्रियां कीबोर्ड की तरह हैं। बिल्कुल। हम अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान, त्वचा से जानकारी लेते हैं। हमारा दिमाग उस पर विचार करता है, उसे अपनी स्मृति या मेमोरी में रखता है, और फिर हम व्यवहार के रूप में अपना आउटपुट या प्रतिक्रिया देते हैं। ये समझना तो काफी आसान हो गया। और यहाँ श्रोताओं को एक सीटीईटी फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि संज्ञान में क्या-क्या शामिल है। तो उन्हें एक शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए कि संज्ञान में ध्यान यानी अटेंशन, स्मृति यानी मेमोरी, योजना और तर्क, ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट पॉइंट है। अब हम स्लाइड नंबर 3 समझते हैं। यह स्लाइड पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर है। यहाँ एक शब्द बहुत प्रमुखता से लिखा है, स्कीमा। इसे जानकारी को व्यवस्थित करने का मानसिक ढांचा कहा गया है। अगर मैं इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ूं, तो क्या स्कीमा हमारे कंप्यूटर के उन फोल्डर्स या अलमारी के उन खानों की तरह हैं, जहां हम अलग-अलग फाइलें या कपड़े करीने से रखते हैं? हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। आप इसे सच में मानसिक पॉकेट या फोल्डर कह सकते हैं। मतलब सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार किसी कुत्ते को देखता है, तो उसके दिमाग में 4 पैर, पूंछ और भौंकने वाले जानवर का एक फोल्डर यानी स्कीमा बन जाता है। अरे वाह, मतलब दिमाग में एक फाइल सेव हो गई। बिल्कुल।
और पियाजे ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी जिस पर सीटीईटी में बहुत बार सवाल आता है। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट कहा था। उनका स्पष्ट तर्क था कि बच्चे केवल चुपचाप जानकारी ग्रहण करने वाले मतलब निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करते हैं और सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नन्हे वैज्ञानिक जो लगातार अपने दिमागी फोल्डर्स अपडेट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही विजुअल कॉन्सेप्ट है। अब हम स्लाइड नंबर 4 समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये फोल्डर अपडेशन होता कैसे है। इसे अनुकूलन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन कहा गया है। इसमें 4 भारी भरकम शब्द हैं: आत्मसातीकरण, असंतुलन, समायोजन और संतुलन। हाँ, ये शब्द सुनने में भारी लग सकते हैं, पर है बहुत आसान। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के पास सैंडविच का स्कीमा है, मतलब उसे पता है कि 2 नरम ब्रेड के बीच में कुछ भरा हुआ होता है। हाँ, ये तो हर बच्चे को पता होता है। अब सोचिए, वो पहली बार कोई मैक्सिकन डिश देखता है, जैसे टाको। टाको तो सख्त और मुड़ा हुआ होता है ना, तो वो बच्चा इसे कैसे प्रोसेस करेगा? शुरुआत में बच्चा अपने उसी पुराने सैंडविच वाले फोल्डर में ही इस नई चीज को फिट करने की कोशिश करेगा। वो टाको को देखेगा और खुशी से कहेगा सैंडविच। अच्छा, मतलब उसने नई चीज को पुरानी जानकारी में ही घुसा दिया। बिल्कुल। इसी को मनोविज्ञान में आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब मौजूदा जानकारी में नई चीज को ज्यों का त्यों जोड़ लेना। लेकिन जब वो उस टाको को खाएगा तो उसे तुरंत महसूस होगा कि ये सैंडविच जैसा नरम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत क्रिस्पी है। और बस यहीं पर उसके दिमाग में एक जबरदस्त उलझन पैदा होगी। इसी उलझन वाली स्थिति को पियाजे असंतुलन या डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन एक मिनट, असंतुलन या डिसइक्विलिब्रियम शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत ही नकारात्मक है। मतलब क्या बच्चों का भ्रमित होना या उलझन में पड़ना वाकई सीखने के लिए जरूरी है? हाँ, यही तो पियाजे के सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। असंतुलन कोई बीमारी या कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये सीखने की असली सीढ़ी है। जब बच्चे को समझ आता है कि टाको नरम सैंडविच जैसा नहीं है, तो वो उस उलझन को दूर करने के लिए अपनी पुरानी सोच में बदलाव करता है। मतलब वो एक नया फोल्डर बनाता है। हाँ, वो तय करता है कि अच्छा, ये एक अलग तरह का क्रिस्पी सैंडविच है जिसे टाको कहते हैं। इस बदलाव को ही समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। और जैसे ही ये नई समझ बन जाती है, दिमाग फिर से संतुलन या इक्विलिब्रियम की आरामदायक स्थिति में वापस आ जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही शानदार सीटीईटी ट्रिक हो सकती है। असिमिलेशन का मतलब है पुराने में कुछ ऐड करना, ए फॉर असिमिलेशन, ए फॉर ऐड। और अकोमोडेशन का मतलब है पुराने को एडजस्ट या ऑल्टर करना। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। परीक्षा में अक्सर सीधे केस स्टडी दी जाती है। जैसे एक प्रश्न आता है कि एक बच्चे ने उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर उसे बड़ी चिड़िया कहा, तो ये क्या है? इसका उत्तर तो असिमिलेशन होगा, क्योंकि उसने अपनी चिड़िया वाले फोल्डर में जहाज को ऐड कर लिया। एकदम सही। और जब वो बच्चा समझ जाएगा कि इसमें पंख तो है, पर ये निर्जीव है और इसे जहाज कहते हैं, तो ये अकोमोडेशन हो जाएगा। विद्यार्थियों को इस एमसीक्यू पैटर्न को एकदम रट लेना चाहिए। ये ट्रिक वाकई बहुत काम की है। अब हम स्लाइड नंबर 5 समझते हैं। इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ विद्यार्थियों को अपने नोट्स में एक बड़ा सा लाल घेरे वाला सीटीईटी अलर्ट बना लेना चाहिए। पियाजे का बहुत ही स्पष्ट रूप से ये मानना था कि ये चारों अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं, मतलब ये सीक्वेंशियल है और किसी भी अवस्था को छोड़ा या जंप नहीं किया जा सकता। मतलब ये इनवेरिएंट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आता है कि पियाजे के अनुसार क्या विकास के चरण पलटे जा सकते हैं? तो विद्यार्थियों का उत्तर होना चाहिए बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम है। अब हम स्लाइड नंबर 6 समझते हैं। हमारी पहली सीढ़ी है संवेदीगामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और गामक क्रियाओं से सीख रहा है। सही कहा। इस उम्र में बच्चा दुनिया को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि अपनी आंखों, कानों और हाथों से छूकर और चखकर समझता है। शुरुआत में तो वो केवल सहज क्रियाएं करता है, जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जैसे किसी भी चीज को मुंह में डालकर चूसना। हाँ, छोटे बच्चे तो हर चीज सीधा मुंह में ही डालते हैं।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे इसी अवस्था में वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी करने लगता है। उदाहरण के लिए अगर उसे अपना कोई पसंदीदा खिलौना चाहिए और बीच में कोई तकिया रखा है, तो वो जानबूझकर उस तकिए को हटाएगा ताकि खिलौने तक पहुंच सके। वे वस्तुओं के साथ सचमुच भौतिक प्रयोग करते हैं। भौतिक प्रयोग मतलब वो कैसे करते हैं? जैसे किसी चम्मच को फर्श पर बार बार गिराकर देखना कि कैसी आवाज आती है। माता पिता अक्सर इससे परेशान हो जाते हैं, पर बच्चा तो अपना विज्ञान का प्रयोग कर रहा होता है। अरे चम्मच गिराने वाली बात तो हर माता पिता तुरंत समझ सकते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 7 समझते हैं। ये एक डीप डाइव स्लाइड है जिसका शीर्षक है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। मुझे लगता है यही कारण है कि 8 महीने से छोटे बच्चों के साथ लुका छिपी या पीकाबू का खेल इतना जादुई लगता है, क्योंकि उनके लिए अगर कोई चीज आंखों के सामने से हट गई तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल 100% सही है। 8 महीने से पहले बच्चों के लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब होता है, लेकिन जैसे जैसे उनमें वस्तु स्थायित्व विकसित होने लगता है, वे समझने लगते हैं कि अगर आपने खिलौना कंबल के नीचे छिपा दिया है तो वो गायब नहीं हुआ है, वो अब भी वहीं मौजूद है। ये तो एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है बच्चे के लिए। हाँ, और इसमें परीक्षा के लिहाज से एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है जिसे CTET में बार बार पूछा जाता है। इसे A0B एरर कहते हैं। ये A0B एरर कैसे काम करता है? इसका कोई उदाहरण दें। इसे ऐसे समझे, आप एक बच्चे के सामने एक खिलौने को बार बार A जगह पर छुपाते हैं, मान लीजिए एक लाल रुमाल के नीचे। बच्चा उसे वहीं से ढूंढ निकालता है, उसे बहुत मजा आने लगता है। अब आप क्या करते हैं कि उसके सामने ही, उसकी आंखों के ठीक सामने उस खिलौने को B जगह पर यानी एक नीले रुमाल के नीचे छिपा देते हैं। तो बच्चा तो नीले रुमाल के नीचे ही ढूंढेगा ना? यही तो कैच है, बच्चा फिर भी उसे पुरानी A जगह पर यानी लाल रुमाल के नीचे खोजता है। अरे ऐसा क्यों? उसने तो अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि उसका दिमाग अभी अपनी खुद की शारीरिक क्रिया, मतलब वहां हाथ डाल के खिलौना निकालने की आदत और उस वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व को पूरी तरह अलग नहीं कर पाया है। ये एक क्लासिक संज्ञानात्मक सीमा है जो लगभग 12 से 18 महीने के बीच जाकर दूर होती है। इस पर MCQ पक्का आता है, तो श्रोताओं को इसे ध्यान से नोट कर लेना चाहिए। ये सच में इंसानी दिमाग की एक अद्भुत गुत्थी है। अब हम स्लाइड नंबर 8 समझते हैं। इसके बाद आती है दूसरी सीढ़ी, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। स्लाइड में लिखा है कि इस दौरान बच्चे में प्रतीकात्मक विचार या सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं और वो मेक बिलीव प्ले यानी काल्पनिक खेल खेलने लगता है। हाँ, और ये वो उम्र है जब बच्चों के भाषा कौशल का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। वो प्रतीकों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे उनके लिए एक शब्द किसी असली वस्तु को दर्शाता है, और इसी तरह खेलते समय एक लकड़ी का गुटका उनके लिए सिर्फ एक गुटका नहीं रहता। हाँ, वो उसे कान पर लगाकर फोन की तरह हेलो हेलो करने लगते हैं। बिल्कुल, या फिर वो उनकी कल्पना में एक तेज रफ्तार कार बन जाता है। ये जो काल्पनिक खेल है ना, ये उनके संज्ञानात्मक विकास को बहुत तेजी से मजबूत करता है। लेकिन अब हम स्लाइड नंबर 9 समझते हैं। इस स्लाइड में पूर्व संक्रियात्मक सोच की सीमाओं पर फोकस किया गया है, जो CTET के लिए बहुत जरूरी है। 2 से 7 साल के इस बच्चे की सोच में कुछ दिलचस्प कमियां होती हैं। पहला है जीववाद या एनिमिज्म। मुझे लगता है आसमान में बादलों को चलते देखकर उन्हें जीवित मानना या टेबल से टकराने पर टेबल को बुरे टेबल कहकर मारना जीववाद का सबसे अच्छा उदाहरण है ना? एकदम सटीक उदाहरण है। इस उम्र के बच्चे सच में सोचते हैं कि हर वो चीज जो हिलती है या जिससे उन्हें चोट लगती है, उसमें जान है। दूसरी सबसे बड़ी सीमा है अहंकेंद्रवाद या ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ विद्यार्थियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अहंकेंद्रवाद का मतलब बच्चे का स्वार्थी या जिद्दी होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मनोवैज्ञानिक भाषा में इसका क्या अर्थ है? वो प्रयोग क्या था? उसमें बच्चा सोचता है कि जो पहाड़ उसे जिस एंगल से दिख रहा है, कमरे की दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति को भी वो पहाड़ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा। वो दूसरे के नजरिए को इमेजिन नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और इसमें एक तीसरी कमी भी लिखी है, संरक्षण का अभाव या लैक ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, इसका मतलब है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि अगर हम किसी चीज का आकार या रूप बदल दें तो उसकी मात्रा नहीं बदलती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक चौड़े ग्लास का जूस एक पतले और लंबे ग्लास में डाल दें, तो 5 साल का बच्चा
पक्के तौर पर कहेगा कि पतले ग्लास में जूस ज्यादा है। क्योंकि वो गिलास ऊंचा दिख रहा है, इसलिए उसे लगता है जूस बढ़ गया। बिल्कुल। इन तीनों सीमाओं, जीववाद, अहंकेंद्रवाद और संरक्षण के अभाव पर सीधे एमसीक्यू बनते हैं। विद्यार्थियों को इन पर शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए। बहुत खूब। अब हम स्लाइड नंबर 10 समझते हैं। इन्हीं कमियों को पार करने पर बच्चा तीसरी अवस्था में पहुंचता है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें ठोस वस्तुओं के लिए तार्किक सोच शुरू हो जाती है। हाँ, अब बच्चा तार्किक होने लगता है। वो समझ जाता है कि लंबे ग्लास में पानी डालने से मात्रा नहीं बढ़ती, मतलब अब उसमें संरक्षण या कंजर्वेशन का गुण आ गया है। इसके अलावा वो पलटावी गुण, जिसे रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, वो भी सीख लेता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब वो बर्फ और पानी वाला उदाहरण? बिल्कुल सही। वो समझता है कि पानी को जमाकर बर्फ बनाया जा सकता है और फिर उस बर्फ को पिघलाकर वापस पानी बनाया जा सकता है। साथ ही वो चीजों को उनकी लंबाई या वजन के हिसाब से एक क्रम में लगाना भी सीख जाता है, जिसे सीरिएशन कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस उम्र में बच्चा पूरी तरह से एक तार्किक इंसान बन जाता है? पूरी तरह से नहीं। यहाँ विद्यार्थियों को मूर्त या कॉन्क्रीट शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सारी तार्किकता सिर्फ उन चीजों के लिए काम करती है जिन्हें बच्चा सामने देख या छू सकता है। ख्याली दार्शनिक या अमूर्त बातों पर तर्क करना अभी उसे बिल्कुल नहीं आया है। अच्छा, तो वो अमूर्त सोच चौथी अवस्था में आती होगी। अब हम स्लाइड नंबर 11 समझते हैं। यह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष और उसके बाद चलती है। यहाँ अमूर्त सोच और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का उदय होता है। ट्रायल एंड एरर की जगह ये योजनाबद्ध सोच कैसे काम करती है, इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं आप? बिल्कुल। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर की लाइट अचानक चली गई। अब सोचिए कि एक 7 साल का मूर्त सोच वाला बच्चा क्या करेगा और एक 15 साल का किशोर क्या करेगा। 7 साल का बच्चा तो शायद हर कमरे में जाकर स्विच को बार बार ऑन ऑफ करके देखेगा। हाँ, वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर करेगा। लेकिन जो 15 साल का किशोर है वो एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाएगा। वो सोचेगा क्या पूरे मोहल्ले की लाइट गई है या सिर्फ हमारे घर का फ्यूज उड़ा है। अच्छा, वो लॉजिक लगाएगा। हाँ, वो खिड़की से बाहर झांक कर देखेगा। अगर बाहर लाइट है तो वो सीधा मेन बोर्ड या इन्वर्टर चेक करने जाएगा। यानी उसने समस्या के संभावित कारण सोचे और एक योजना बनाकर वैज्ञानिक रूप से उसका परीक्षण किया। यही परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है। वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। अब हम स्लाइड नंबर 12 समझते हैं। इसमें किशोरावस्था का अहंकेंद्रवाद या एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म बताया गया है। मुझे याद है अपने टीनेज के दिनों में अगर मेरी शर्ट पर एक छोटा सा दाग भी लग जाता था तो मुझे लगता था जैसे पूरी दुनिया बस उसी दाग को घूर रही है। हाँ। इससे ही मनोविज्ञान में काल्पनिक दर्शक या इमेजिनरी ऑडियंस कहते हैं। टीनेजर्स को सच में ऐसा लगता है कि वे हमेशा एक बड़े से स्टेज पर हैं और हर कोई उनके रूप रंग और उनके व्यवहार का ही बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। ये तो हर किसी ने महसूस किया होगा। इसमें एक व्यक्तिगत मिथक या पर्सनल फेबल का भी जिक्र है। हाँ, व्यक्तिगत मिथक में किशोरों को लगता है कि उनके अनुभव इस दुनिया में सबसे अनूठे हैं। वो अक्सर सोचते हैं कि मेरे माता पिता मेरे दर्द या मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते, मैं सबसे अलग हूँ। और साथ ही ना उनमें एक अजेय होने की भावना आ जाती है। अजेय होने की भावना मतलब उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि दुनिया के नियम या खतरे उन पर लागू नहीं होते। जैसे बिना हेलमेट तेज बाइक चलाना, उन्हें लगता है एक्सीडेंट दूसरों के होते हैं, मेरे नहीं। ये बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। अब हम स्लाइड नंबर 13 समझते हैं। इसमें पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दिए गए हैं। अगर हम एक शिक्षक के नजरिए से देखें तो यहाँ रटाने की जगह खोजपूर्ण शिक्षा या डिस्कवरी लर्निंग पर जोर दिया गया है। एकदम सही। परीक्षा में शिक्षक की भूमिका पर बहुत प्रश्न आते हैं। शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चा खुद अपने हाथों से प्रयोग करके सीखे। साथ ही एक और पॉइंट है तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। तत्परता के प्रति संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी टू रेडीनेस। ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा संज्ञानात्मक रूप से किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे जबरदस्ती उच्च स्तर का गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता। शिक्षक को बच्चों की सीखने की गति के जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं ना, उनका सम्मान करना चाहिए।
यहाँ मुझे एक छोटी सी उलझन हो रही है। अब हम स्लाइड नंबर 14 समझते हैं, जिसका शीर्षक है मूल ज्ञान परिप्रेक्ष्य या कोर नॉलेज पर्सपेक्टिव। पियाजे के अनुसार तो बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो जन्म के बाद शून्य से अपने अनुभव के जरिए ज्ञान बनाता है। लेकिन ये सिद्धांत तो कह रहा है कि बच्चों में जन्म से ही कुछ सहज या इन्नेट ज्ञान मौजूद होता है। तो क्या ये सीधे तौर पर पियाजे के सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहा है? ये एक बहुत ही शानदार और गहरा विश्लेषण है। सच कहूं तो हाँ, ये परिप्रेक्ष्य पियाजे को कड़ी चुनौती देता है। आधुनिक शोध ये मानते हैं कि हमारा दिमाग जन्म के समय पूरी तरह से खाली स्लेट या टैबुला रासा नहीं होता है। तो बच्चे जन्म से क्या जानते हैं? बच्चों में गुरुत्वाकर्षण, वस्तुओं के गिरने की बुनियादी समझ और यहाँ तक कि मात्रा में छोटे बड़े का बुनियादी अंतर जन्म से ही मौजूद होता है। श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा CTT टेक अवे है। वो क्या है? इस कोर नॉलेज सिद्धांत के अनुसार बच्चे नाइव थ्योरिस्ट्स या भोले सिद्धांतकार होते हैं जो जन्मजात ज्ञान के सहारे दुनिया को समझते हैं। इस पर MCQ बन सकता है, तो इसे जरूर नोट करें। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। अब हम स्लाइड नंबर 15 समझते हैं। अब इस मानसिक यात्रा में एक नए और बहुत ही प्रभावशाली विचारक की एंट्री होती है, लेव वाइगॉत्स्की। इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशो कल्चरल थ्योरी पूरा नैरेटिव ही बदल देता है। बिल्कुल। जहां पियाजे ने बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक माना था जो खुद प्रयोग कर रहा है, वहीं वाइगॉत्स्की ने कहा कि नहीं, बच्चा किसी वैक्यूम में अकेले नहीं सीखता है। वो अपने माता पिता, शिक्षकों, बड़े भाई बहनों और समाज के साथ बातचीत करके सीखता है। मतलब संस्कृति और सामाजिक संपर्क का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, जिस संस्कृति में बच्चा पलता है वही संस्कृति उसे सोचने के उपकरण प्रदान करती है, जैसे कि भाषा। भाषा एक उपकरण है, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अब हम स्लाइड नंबर 16 समझते हैं। सहयोग की बात आते ही वाइगॉत्स्की का एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द दिमाग में आता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। ZPD वो बीच का क्षेत्र है जो इस बात के बीच में होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से बिना किसी मदद के क्या कर सकता है और किसी की मदद मिलने पर क्या कर सकता है। मतलब इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बच्चा खुद से 10 तक गिनती लिख सकता है, ये उसका स्वतंत्र स्तर है। लेकिन अगर टीचर थोड़ी सी मदद करे, थोड़ा हिंट दे, तो वो 100 तक गिनती लिख सकता है। तो इन दोनों स्तरों के बीच का जो फासला है ना, वही ZPD है। अच्छा, मतलब जो पोटेंशियल है वो ZPD है। हाँ, और यहाँ विद्यार्थियों को एक CTET पॉइंट एकदम रट लेना चाहिए। पियाजे कहते थे कि पहले विकास होगा, फिर बच्चा सीखेगा। लेकिन वाइगॉत्स्की ठीक उसका उल्टा कहते हैं। उनका मानना है कि सीखना हमेशा विकास से पहले होता है। मतलब लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। इस लाइन पर सीधे MCQ पूछे जाते हैं। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, इसे तो सच में हाईलाइट कर लेना चाहिए। अब हम स्लाइड नंबर 17 समझते हैं। जो मदद दी जाती है उसे मचान या ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे हम साइकिल चलाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में माता पिता पीछे से कैरियर को कसकर पकड़ते हैं, ये मचान है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और जैसे ही बच्चे का संतुलन बनने लगता है, वे धीरे से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, जिसे फेडिंग कहते हैं, और अंत में बच्चा खुद चलाने लगता है। बिल्कुल, ये स्कैफोल्डिंग को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो माता पिता पीछे से मदद कर रहे हैं वो MKO है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। MKO वह व्यक्ति है जिससे उस विशेष कौशल का बच्चे से अधिक ज्ञान है। तो क्या MKO हमेशा कोई बड़ा इंसान ही होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या यहाँ तक कि बच्चे का कोई छोटा लेकिन उस काम में माहिर दोस्त भी हो सकता है। परीक्षा में जब भी वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या टेम्पररी सपोर्ट की बात आए तो उत्तर हमेशा स्कैफोल्डिंग ही होगा। ये तो बहुत ही क्लियर कट रूल हो गया। अब हम स्लाइड नंबर 18 समझते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में भाषा की भूमिका बहुत बड़ी है। इस स्लाइड में निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच का जिक्र है। मैंने अक्सर छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए खुद से जोर जोर से बातें करते देखा है। जैसे वो कहते हैं, लाल वाला ब्लॉक यहां लगाता हूं, नहीं ये तो बड़ा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पियाजे ने बच्चे की इसी बातचीत को अहं केंद्रित भाषण कह के खारिज कर दिया था कि इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पियाजे ने इसे खारिज कर दिया था? हाँ,
लेकिन वाइगॉत्स्की के अनुसार ये निजी भाषण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक महाउपकरण है। बच्चा जब खुद से बात करता है तो वो असल में अपने विचारों को दिशा दे रहा होता है, वो अपने व्यवहार को नियंत्रित या सेल्फ रेगुलेट कर रहा होता है। तो फिर बड़े होने पर हम खुद से जोर जोर से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये एक सीटीईटी फैक्ट है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये जोर जोर से की जाने वाली बातचीत उसके दिमाग के अंदर चली जाती है और ये आंतरिक विचार या इनर थॉट में बदल जाती है। मतलब हम आज भी बात करते हैं, बस आवाज बाहर नहीं आती। बहुत खूब। अब हम स्लाइड नंबर 19 समझते हैं। ये एक मेगा कंपैरिजन स्लाइड है, पियाजे बनाम वाइगॉट्स्की। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक चीट कोड बन सकता है। पियाजे का मतलब है स्वतंत्र खोज और वाइगॉट्स्की का मतलब है सहयोगात्मक शिक्षा। बिल्कुल, एकदम सही चीट कोड है। पियाजे ने विकास के 4 निश्चित चरण दिए, जबकि वाइगॉत्स्की का मानना था कि विकास निरंतर या कंटिन्यूअस होता है, उसका कोई चरण नहीं है। और भाषा के मामले में पियाजे ने भाषा को कम महत्व दिया। उनका मानना था कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में, जबकि वाइगॉत्स्की के लिए भाषा केंद्रीय थी। परीक्षा के लिए श्रोताओं को एक सीधा नियम याद रखना चाहिए। वो नियम क्या है? को चुनिए। और अगर प्रश्न में उम्र, जैविक परिपक्वता या अकेले अन्वेषण करने की बात हो तो उत्तर हमेशा पियाजे होगा। वाह, ये तो सच में परीक्षा पास कराने वाला चीट कोड है। अब हम स्लाइड नंबर 20 समझते हैं। अब आते हैं तीसरे दृष्टिकोण पर, जो है सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये संज्ञान को पूरी तरह से एक सिंबल मैनिपुलेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर की तरह देखता है। हाँ, इस सिद्धांत का मानना है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके दिमाग का हार्डवेयर अपग्रेड होता है। हार्डवेयर अपग्रेड मतलब दिमाग बड़ा होता है, मतलब उसकी याद रखने की क्षमता या कैपेसिटी और जानकारी को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ती है। और इसके साथ ही वो नई रणनीतियां यानी नए सॉफ्टवेयर सीखता है, जैसे सिर्फ रट्टा मारने के बजाय चीजों को आपस में जोड़कर याद करना। इनपुट से लेकर आउटपुट तक की ये पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर मॉडल पर ही आधारित है। ये नजरिया आज के डिजिटल जमाने में समझना बहुत आसान है। अब हम स्लाइड नंबर 21 समझते हैं, जो हमारी आखिरी स्लाइड है। इस प्रक्रिया में ध्यान या अटेंशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इसमें चुनिंदा, विभाजित, निरंतर और कार्यकारी ध्यान का जिक्र है, पर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प शब्द दिख रहा है, आदतीकरण या हैबिचुएशन। इसका मतलब है परिचित उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया कम होना। इसे आप कैसे समझते हैं? मतलब अगर किसी कमरे में बैकग्राउंड में एसी की बहुत तेज आवाज आ रही है और थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है, तो क्या यह हैबिचुएशन है? और क्या शिशुओं की सीखने में ये जरूरी है? बिल्कुल, 100% यही हैबिचुएशन है। जब एक शिशु पहली बार किसी नए झुनझुने या खिलौने को देखता है तो वो उसे बहुत ध्यान से देखता है, लेकिन जब वो खिलौना उसके लिए पुराना हो जाता है तो वो उसमें अपनी रुचि खो देता है। इसे ही आदतीकरण कहते हैं। लेकिन ये सीखना कैसे हुआ? ये तो बोर होना हो गया ना? नहीं, ये संज्ञान का एक बहुत ही उन्नत और जरूरी तंत्र है। सोचिए, अगर हम हर पुरानी आवाज या पुराने दृश्य पर हर बार उतना ही ध्यान देने लगें तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और नई चीजें सीख ही नहीं पाएगा। पुराने और गैर जरूरी को इग्नोर करना नई जानकारी सीखने की पहली शर्त है। वाह, मतलब इग्नोर करना भी दिमाग की एक खूबी है। ये तो सच में एक शानदार जानकारी है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ज्ञान का निर्माण मुख्य रूप से 3 तरह से हो रहा है। पियाजे के अनुसार जीव विज्ञान और अकेले के प्रयोगों से, वाइगॉत्स्की के अनुसार समाज और दूसरों के सहयोग से, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अनुसार दिमागी क्षमता के अपग्रेड होने से। बिल्कुल, बहुत ही सटीक सारांश है ये। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के लिए शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी का ये हिस्सा अब बिल्कुल पारदर्शी हो गया होगा। जो विद्यार्थी इन तीनों दृष्टिकोणों के क्यों और कैसे को गहराई से समझ लेता है, उसके लिए परीक्षा के प्रश्न केवल एक औपचारिकता भर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने देखा कि एक बच्चा अपने पर्यावरण, समाज और अपने मानसिक हार्डवेयर से कैसे सीखता है। लेकिन चलते चलते सुनने वालों के लिए एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। वो क्या है? आज हमने वाइगॉत्स्की के MKO यानी अधिक ज्ञानी अन्य की बात की, जो एक शिक्षक या माता पिता होता है जो बच्चे को मचान या स्कैफोल्डिंग देता है। अब जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, क्या भविष्य में बच्चों के MKO इंसान होंगे या कोई AI एल्गोरिदम? हाँ, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर एक मशीन हमारा मचान बन गई तो आने वाली पीढ़ियों का संज्ञानात्मक विकास और उनकी सामाजिक समझ किस दिशा में जाएगी? क्या हम इंसानियत खो देंगे या कुछ नया ही बन जाएंगे?
श्रोताओं को इस पर सोचना चाहिए। सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।